a special guest, Dr. Shujin Bajaj. Dr. Shujin Bajaj is the founder director of Ujala Cygnus Hospital. Just to introduce myself, I will be hosting the discussion. My name is Dr. Purav Gandhi. I lead a consulting firm called as Health Arc Insights. Dr. Shujin, welcome to the discussion. And then आज हम आपसे बात करना चाहेंगे अराउंड कोविड, द पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वेव ऑफ कोविड. क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम? What are some of the myths that we should try to avoid as we prepare for the next phase of this COVID pandemic? डॉक्टर शुचिन, जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है कोविड का तीसरा वेव. अभी एक बहुत ही भारी कोविड के दूसरे वेव से हमारा देश गुजर रहा है और हम अब ऐसा लग रहा है कि हम अब उससे उभर के बाहर आ रहे हैं. सारे लोगों में भी चिंता है कि क्या थर्ड वेव आएगा, क्या हमें उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो हम आपकी राय चाहते थे कि व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉसिबिलिटी है ये थर्ड वेव की? क्या ये आ सकता है, कब आ सकता है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स इसके बारे में? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये कंसिडर करके चलिए कि थर्ड वेव आएगी, क्योंकि हम लोग जिन देशों से करीब 3-4 महीने पीछे रहे हैं पहली और दूसरी वेव में, स्वीडन से, यूके से, कनाडा से और ब्राजील से, उन सब जगह पर थर्ड वेव आनी शुरू हो गई है. स्वीडन पीक कर रहा है अपनी थर्ड वेव पर, कनाडा पीक कर रहा है, यूके में परसों ही वार्निंग आई है कि केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो वहां भी शायद थर्ड वेव आनी शुरू हो जाए. ब्राजील में थर्ड वेव बहुत मेजर तरीके से आई है, इस समय बहुत ही बुरा हाल है. तो इनके हम पीछे 3-4 महीने चले हैं दोनों वेव्स में, तो अगर यहाँ पे आ गई है थर्ड वेव तो हो सकता है कि हमारे पास भी आ जाए. चांसेस काफी हैं. सो वी शुड बी वेरी कॉशियस. अगर अब ये सेकेंड वेव खत्म होने लगे, जैसे दिल्ली में अब बहुत ही कम हो गए हैं केसेस, तो ऐसा ना सोचें कि अब ये केसेस खत्म हो गए हैं तो वापस पार्टीज, शादियां, रिलीजियस गैदरिंग सब शुरू कर दें कि अब कोविड नहीं है. तो सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि अपने आप को सेफ रखें. SMS जो हम समझाते रहते हैं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका हमेशा ध्यान रखें. कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहन के जाएं. अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो डबल मास्किंग जरूर करें. 2 मास्क पहनना आवश्यक है, वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, नॉट जस्ट कोविड. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं. जैसे जहां जब मौका मिले अपने आप को जल्दी से जल्दी जाके वैक्सीनेट करा लें. ये ना सोचें कि देखिए कि मुझे ये कोवैक्सीन ही चाहिए या मुझे अभी तो फाइजर की वेट कर रहा हूँ तो फाइजर आ जाएगी. तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये अपना वैक्सीनेशन अर्लीस्ट पॉसिबल कराएं. थर्ड, बच्चे, हो सकता है जैसा आपने कहा कि बच्चों पर ये असर करेगी कि नहीं, तो वी आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, बट हो सकता है कि बच्चों पे असर करे, क्योंकि वो लोग ही ऐसे रह जाएंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और वैसे भी वो मोस्ट वल्नरेबल ऑफ कम्युनिटीज हैं. पहली वेव में ये बूढ़े लोगों पर ज्यादा असर कर रही थी, सेकेंड वेव में जवानों को भी इसने नहीं छोड़ा. तो हो सकता है कि थर्ड वेव में ये बच्चों पर असर करे. तो बच्चों को अभी से मास्किंग सिखाना, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना, सैनिटाइजेशन सिखाना, ये बहुत जरूरी है. हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों की एजुकेशन अभी से हम उस तरह से करने लगे. तो ये 3 स्टेप्स आई थिंक बहुत जरूरी हैं थर्ड वेव से बचने के लिए. हम सबको इनका बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर. वैक्सीनेशन पे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा. वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें होती रहती है कि क्या वैक्सीन सेफ है, क्या वैक्सीन से लोग इम्यून हो जाएंगे, क्या अगर मैंने वैक्सीन ले ली है तो मैं कम्प्लीटली सेफ हूँ और मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके बारे में क्या क्या मिथ्स है जो हमें डिस्पेल करनी चाहिए ताकि लोग वैक्सीन ले लेकिन बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें? सबसे पहली और सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि एक वैक्सीन दूसरी से बेहतर है. तो कुछ लोग कहते हैं कि कोविशील्ड क्योंकि वो यूके में बनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी है, तो वो बेहतर है तो हम वो ही लेंगे. कोवैक्सीन भारतीय है इसलिए वो नहीं लेंगे. कुछ लोग इससे बिल्कुल उल्टा कहते हैं कि कोवैक्सीन तो बहुत बढ़िया है, कोविशील्ड से तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ देशों में बंद भी हो गई है, तो हम वो बिल्कुल नहीं लेंगे. तो सबसे पहला ये रीअश्योरेंस है कि वैक्सीन सारी सेफ है, सारी ऑलमोस्ट बराबर एफिकेसी है, ऑलमोस्ट बराबर इनके प्रोफाइल्स हैं. तो जो भी वैक्सीन आपको सबसे पहले मिलती है वो ले लें.
इंडिया में इस समय 3 वैक्सीन मिल रही हैं। कोवैक्सीन जो कि 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगती है, कोविशील्ड जो 84 दिन बाद सेकेंड डोज लगती है, और स्पुतनिक वी जिसमें 21 दिन बाद सेकेंड डोज लगती है। सिर्फ इतना ही फर्क है इनमें कि सेकेंड डोज कब लगेगी। बाकी इनकी एफिकेसीज अराउंड 80% है। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाली हो जाना, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाना जहाँ इंजेक्शन लगा है, थोड़ा सा दर्द होना, थोड़ा सा बुखार आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविशील्ड के बारे में जो मिथ है कि इससे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, तो देखिए अभी तक करीब 20 करोड़ लोगों को इंडिया में कोविशील्ड लग चुकी है और टोटल क्लॉटिंग के केसेस आए हैं 26। तो यानी करोड़ में एक केस है। अगर आप रूटीन देखें जिसमें बिना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के, बिना किसी उसके, अगर आप देखें तो क्लॉटिंग के इंसिडेंट्स अराउंड 10,000 में से एक वैसे भी होते हैं कम्युनिटी में। अगर आप 10,000 लोगों को रखेंगे कम्युनिटी में तो एक क्लॉटिंग का इंसिडेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो अभी वैक्सीन के बाद तो 1 करोड़ में एक आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो उसने वैसे भी क्लॉटिंग का इंसिडेंस उस पेशेंट में शायद होना ही हो, उसको एक साथ में हो गया कि नहीं जिनको वैक्सीन लगी थी उसके बाद हुआ, तो ऐसा नहीं है। कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है हमारे पास, ना ही स्टैटिस्टिकली कोई ऐसा डेटा है जिसमें क्लॉटिंग और वैक्सीन का दिखाया जाए कि आपस में कोई संबंध है। तो इससे बिल्कुल ना डरें। तीसरा मेन मिथ है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं ले सकते। तो कुछ लड़कियों को ये समझाया जा रहा है कि अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप वैक्सीन ना लगवाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी लगवा सकते हैं जाके। चौथा मिथ ये है कि वैक्सीन लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी एक्चुअली कम हो जाती है थोड़े दिन, तो इसलिए आपको तब इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है वैक्सीन लगाने के बाद। इन्फेक्शन होने के चांसेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं जहां अगर वैक्सीन लग रही है तो वहां हो सकता है कि आप किसी से पकड़ लें। और उससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद सोचते हैं कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब चलिए बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, अब वहां पे आप इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। तो वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने का ये मतलब है कि आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी। इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकता है जब तक कि पूरी कम्युनिटी को वैक्सीन ना लग जाए और सब लोग उस वायरस से ना बच जाएं। तो इसलिए जब तक सबको, यानी एक एक जने को देश में वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो SMS हम बार बार कहते हैं वो आप कभी मत भूलिए। थैंक यू डॉक्टर। आपकी बातों से मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे प्रिकॉशंस अगर हम रखते हैं तो हो सकता है कि हम थर्ड वेव को शायद डिफीट कर दें या वो कम इंटेंसिटी से आएगा। काफ़ी लोग थर्ड वेव की तैयारी करने लगे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि मैं घर पे रेमडेसिविर खरीद के रख लूँ, मैं घर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद के रख लूँ। तो क्या ये सब सही चीज़ें हैं? क्या लोगों को ये करनी चाहिए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी अगर कोई राय हो इस पे। देखिए, थर्ड वेव को डिफीट करने वाली कंट्रीज, जहां जैसे मैंने बताया जहां केसेस बढ़ने शुरू भी हुए थे लेकिन वो उतने नहीं बढ़े, वो इसी तरह उन्होंने किया कि सबको वैक्सीनेट कर दिया। यूएस में देखिए वैक्सीनेशन की जो स्पीड चल रही है, चाइना में 2 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीनेट किया जा रहा है, यूएई में उन्होंने अपने हर एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, इजराइल में 15 साल से ऊपर सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो वही लोगों ने थर्ड वेव को डिफीट किया। तो थर्ड वेव को डिफीट करने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा, सबसे कारगर जो उपाय है वो है वैक्सीनेशन। आप जाइए और वैक्सीन लगवा लीजिए। बाकी सब कुछ तैयारियां करना बहुत यूजफुल नहीं है, स्पेशली रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का तो बिल्कुल यूज नहीं है। कोई भी ऐसा ट्रायल नहीं है जिसमें रेमडेसिविर की कोई यूज बताया गया हो। WHO ने बहुत बड़ा सोलिडेरिटी ट्रायल किया था जिसमें बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट्स आए दैट रेमडेसिविर डज नॉट मेक अ डिफरेंस। कोई फायदा नहीं है मोर्टेलिटी पे, कोई फायदा नहीं है क्योर रेट्स पे। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई संजीवनी बूटी नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज मत करें। वो एक एंटीवायरल ड्रग है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर पे हम लगा सकते हैं।
अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल कोई भी दवाई ना लें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का ऐसा है कि देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट है जिसको फेफड़े की बीमारी पहले से रहती है, या जो बहुत बूढ़े हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख सकते हैं। बट अगर घर में सब लोग जवान हैं, बच्चे हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को होल्ड करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको इसलिए ऑक्सीजन के बारे में एटलीस्ट चिंता ना करें। और दवाइयाँ तो बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह के आपको रखनी ही नहीं चाहिए। वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं। और वही हम देख रहे हैं इस बार कि लोगों ने दवाइयाँ खाई बिना डॉक्टर से पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। डॉक्टर ने बोला 5 दिन तो 50 दिन तक खाई, और उसके इतने बुरे असर हो रहे हैं। ब्लैक फंगस बुरी तरह फैल गया है और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो कोई भी ऐसी चीज ना करें जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस ना की हो। यही मेरी एडवाइस है आपको। डॉक्टर सुचिन, ये ब्लैक फंगस पे आप एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि बिकॉज इसके अराउंड भी काफ़ी डर बैठ गया है लोगों में, ये काफ़ी डेंजरस भी है, इसकी ट्रीटमेंट भी सीवियर है। तो लोग अपने लेवल पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि ब्लैक फंगस के चांसेस कम हो जाएं? देखिए, ब्लैक फंगस इज वन ऑफ द वर्स्ट डिजीजेस टू हैव फॉर श्योर। इसमें डरने की बात है, अगर डर रहे हैं तो अच्छा ही डर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब वो मिसप्लेस नहीं है डर, क्योंकि अगर ब्लैक फंगस आपको हो गया तो कैंसर से भी बहुत बुरी बीमारी है, कैंसर से ज्यादा अग्रेसिव है पूरा आपका। अगर वो राइनो सेरिब्रल, जो हम सबसे कॉमन ब्लैक फंगस देख रहे हैं, जो नाक से, राइनो मीन्स नाक, जो नाक से घुसता है और दिमाग तक चला जाता है, तो बहुत ही अग्रेसिव फंगस है। वो आपकी हड्डियों तक वो खा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत इंटेंसिव है। ऑपरेशन करना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बहुत महंगी महंगी और लंबी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये ब्लैक फंगस से बचने का तरीका यही है कि अपने आप को हेल्दी रखें। सबसे पहले तो हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी थॉट्स मन में रखें, एक्सरसाइज प्रॉपरली करें। स्टीरॉयड अब्यूज एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है ब्लैक फंगस के लिए। तो स्टीरॉयड्स अननेसेसरीली ना खाएं जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते। जितने दिन के लिए एडवाइस करते हैं उतने दिन के लिए ही खाएं। तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर कंट्रोल करना टाइटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना शुगर हमेशा कंट्रोल करके रखें। हाई लेवल ऑफ शुगर ब्लैक फंगस को एक इन्विटेशन है। चौथा, ये हमने देखा है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो लोग ले रहे हैं, उससे भी शायद ब्लैक फंगस का रिस्क बढ़ रहा है। कुछ ऐसी नेजल ड्रॉप्स हैं जो लोगों ने लेनी शुरू की, जिससे अपेरेंटली ये बताया गया कि कोरोना से बचाव होता है, नाक में कोरोना नहीं आएगा अगर आप वो ड्रॉप्स डालेंगे। लेकिन उन ड्रॉप्स को जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फंगस को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो नाक में डाल रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो उसको अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें और वो देखें कि वो एडवाइस नहीं करें तो उसको बंद कर दें तुरंत। पांचवा, ये हमने देखा कि जो बहुत स्टीम ले रहे हैं लोग, तो बहुत गर्म स्टीम से जो नाक के अंदर म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा जो लाल वाला पार्ट है अंदर नाक और मुंह पे, वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो उसको बहुत ज्यादा अगर हीट हम देते हैं तो जल सकता है, और जली हुई चीज पर फंगस कभी भी आके अटैक कर सकता है। तो बहुत ज्यादा अगर स्टीम ले रहे हैं तो ओवरडू ना करें उसको, इतना स्टीम ना लें कि आपकी नाक जल जाए। गागल्स इतने गर्म ना करें कि आपका गला जल जाए। काढ़ा इतना गर्म ना पिए कि आपका मुंह जल जाए। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इनसे भी ब्लैक फंगस आपके ऊपर आकर अटैक कर सकता है। तो मेन चीज है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, शुगर कंट्रोल करें, और कोशिश करें कि कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज अगर आप ले रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लें।